हे फ्रेंड्स, मैं हूं नवेद खान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन सेंटर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी विश्वविद्यालयों में एक समान स्नातक के पाठ्यक्रम में ग्रेडिंग सिस्टम लागू किए जाने से रिलेटेड। तो इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहें। अगर आप BA फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर, BCom फर्स्ट ईयर या ये कह लीजिए कि NEP 2020 के तहत आप 2022 में यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी इस ग्रेडिंग सिस्टम को जानें कि कौन सा ग्रेड कितने नंबर तक आपको लेकर के जाता है, कहाँ कहाँ ग्रेड आपको ऊपर पहुंचाता है और इसके लिए किस किस तरह से जो है स्कोरिंग की जा सकती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही सामने बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नई और अहम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, विषय स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली लागू किए जाने के संबंध में। तो ये जो है ग्रेजुएशन के जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो आपकी ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, उसके अंदर ग्रेडिंग प्रणाली लागू किए जाने के संबंध में ये पूरे का पूरा जो है वो शासन से आया गया लेटर है और ये जो है कल ही आया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उक्त के अनुक्रम में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि सभी विश्वविद्यालयों में समान व्यवस्था तथा विद्यार्थियों को एक विश्वविद्यालय महाविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में स्थानांतरण किए जाने के दृष्टिगत स्टीयरिंग कमेटी द्वारा UGC के दिशा निर्देशों पर आधारित NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत BA, BSc, BCom के प्रथम 3 वर्ष हेतु ग्रेडिंग प्रणाली लागू किए जाने के संबंध में सुझाव दिए गए हैं। इसके साथ इनको जो है वो प्रेषित किया जा रहा है। आइए तो सीधे से हम चलते हैं कि NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत BA, BSc, BCom के प्रथम 3 वर्ष हेतु ग्रेडिंग प्रणाली के संबंध में सुझाव। तो फ्रेंड्स, यह आपकी 10 पॉइंट की ग्रेडिंग प्रणाली जो है यहाँ पर दी गई है। तो समझिए इसको। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, ये तालिका ये दी गई है आपकी ग्रेडिंग सिस्टम से। तो ओ जो लेटर है आपका, ओ लेटर ग्रेड आपको दर्शाता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है और आपने 91 से लेकर के 100 मार्क्स तक आपने उस सब्जेक्ट में हासिल किए हैं, उस पेपर में हासिल किए हैं और आपको जो ग्रेड मिलेगा वो पूरे का पूरा वहाँ यहाँ पर ग्रेड पॉइंट आपका 10 होगा। इसके बाद बात करते हैं ओ के बाद में A+, ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव जब आपका अगर आपको मिलता है, दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो परफॉर्मेंस रही है उस पेपर के अंदर वो एक्सीलेंट है और आपको 81 से लेकर के 90 के बीच में मार्क्स उस पेपर में मिले हैं और आपकी जो ग्रेड पॉइंट होंगे वो बनेंगे यहाँ पर 9। और आगे बात करें यहाँ पर, अगर आपको एक लेटर ग्रेड मिलता है तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वेरी गुड है और आपको 71 से 80 मार्क्स के बीच मिले हैं और आपको ग्रेड पॉइंट होंगे वहाँ पर 8। और अगर बात करें यहाँ पर B पॉजिटिव की, तो वो B पॉजिटिव का मतलब है कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो गुड रही है और आपको 61 से लेकर के 70 मार्क्स के बीच जो है वो मिले हैं उस पेपर के अंदर। और यहाँ पर B पॉजिटिव B+ का जो आपकी परफॉर्मेंस है वहाँ पर आपका ग्रेड पॉइंट बनता है कितना, 7। और अगर आपको जो है B लेटर ग्रेड दिया जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस एबव एवरेज है। यहाँ पर आपको 51 से लेकर के 60 के बीच मार्क्स मिले हैं और आपका जो ग्रेड पॉइंट बनता है वो बनता है 6। और अगर यहाँ पर बात करें, आपको अगर मिलता है यहाँ पर लेटर ग्रेड C, तो इसका मतलब है आपकी परफॉर्मेंस एवरेज है और आपको 41 से 50 के बीच में मार्क्स मिले हैं और आपकी जो यहाँ पर ग्रेड पॉइंट होंगे वो होंगे 5। अगर आपको मिलता है लेटर ग्रेड P, तो P4 मतलब है पास और आपको नंबर मिले हैं 33 से
33 से लेकर के 40 और आपका जो ग्रेड पॉइंट है वो होता है 4। और F का मतलब फेल है, आपका मतलब ये है इसका कि आपको 0 से 32 नंबर मिले हैं और आपको यहाँ पर कोई भी ग्रेड पॉइंट नहीं मिलेगा, 0 होगा। अगर आपको ग्रेड पॉइंट दिया जाता, लेटर ग्रेड मिलता है AB, तो इसका मतलब आप एब्सेंट हैं, इसका मतलब आप फेल हैं। और Q जैसे कि क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होते हैं, तो Q का मतलब है क्वालिफाइड, और NQ मतलब नॉट क्वालिफाइड। तो दोस्तों ये तो था आपका ग्रेडिंग प्रणाली कि आपको कौन सा लेटर ग्रेड कितने नंबर दिखाता है और ग्रेड पॉइंट कितना होता है आपकी परफॉर्मेंस को। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि अब इस नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उत्तीर्ण प्रतिशत क्या रखा गया है। आइए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। क्वालिफाइंग पेपर्स में क्वालिफाइड के लिए Q ग्रेड तथा नॉट क्वालिफाइड के लिए नॉट क्वालिफाइड NQ ग्रेड दिया जाएगा। उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स पेपर थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी क्रेडिट कोर्स हैं तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33% ही रहेगा। मतलब ये इसको थोड़ा सा आप समझेंगे, ये जो आपके मुख्य मेजर और माइनर आपके जो सब्जेक्ट हैं इसमें आपको थ्योरी प्लस आपका प्रैक्टिकल यानी कि 75, ये जो आपको मालूम है कि 75 का जो आपका ये सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, प्लस 25 ये जो आपका इंटरनल है जिसे आप मिड टर्म एग्ज़ाम के नाम से भी जान सकते हैं, कुल मिलाकर के ये 100 है। इसमें से आपको कुल मिलाकर के 33% पास करने के लिए लाना कंपलसरी है, दोनों में मिलाकर के इसको अच्छे से समझ लेना। जो चीज़ पहले से चली आ रही है वो यहाँ भी लागू की गई है। अब आगे बात करते हैं 6 से पाठ्यक्रम कोर्स तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध माइनर प्रोजेक्ट क्वालिफाइंग है तथा इनके उत्तीर्णांक 40 होंगे। इसको आप अच्छे से समझेंगे कि 40% आपको कहाँ लाने हैं। 6 सह पाठ्यक्रम कोर्स, ये जो है 6 सह पाठ्यक्रम को कैरिकुलर कोर्सेज तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध माइनर प्रोजेक्ट क्वालिफाइंग, तो आपको जो है तृतीय वर्ष में जाकर का माइनर प्रोजेक्ट क्वालिफाइंग में, तो इनके लिए आपको 40% मार्क्स लाने कंपलसरी हैं पास होने के लिए। अब आगे देखते हैं नंबर 4 कौशल विकास कोर्स, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल कोर्सेज भी क्रेडिट कोर्स हैं तथा इनके उत्तीर्णांक भी 40% ही होंगे। तो शासनादेश संख्या इतने के तहत 26 अगस्त 2021 में प्रदान की गई व्यवस्था के अनुक्रम में कौशल विकास रोजगार परक कोर्स पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा, जिनमें से प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रैक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा। तो ये ध्यान रखना कि जो आपका रोज़गार वोकेशनल कोर्सेज हैं इनके जो पेपर का जो मूल्यांकन है आपके वो 100 में से होगा, जिसमें से आपको प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रैक्टिकल आधारित मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा, यानी कि 60 मार्क्स में से आपका जो है ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल का जो है वो मूल्यांकन होगा तथा सैद्धांतिक यानी कि थ्योरी आधारित का कार्य मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा। ये याद रखना। अगर आपके पास में कोई रोज़गार परक कोर्स है जिसे कि टेक्निकल कह सकते हैं तो वो जो है आपका 100 में का ही होगा, लेकिन जो आपका 60 मार्क का प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रैक्टिकल होगा तथा 40 नंबर की उसमें से आपकी थ्योरी होगी। कौशल विकास कोर्स पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से न्यूनतम 40 आपको लाने होंगे। 100 में से 40 जो है आपको इस रोज़गार परक वोकेशनल कोर्सेज में जो है 100 में से 40 पास होने के लिए लाने कंपलसरी है। प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग एवं सैद्धांतिक में अलग अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपका जो है ये पूरे का पूरा वो 40 लाना है। ट्रेनिंग में आप कितने लाइए कोई मतलब नहीं, सैद्धांतिक में कितने लाइए, ओवरऑल आपको 40 होना चाहिए पास होने के लिए। आगे बात करते हैं सभी विषयों के मुख्य माइनर सह पाठ्यक्रम लघु शोध के प्रत्येक कोर्स पेपर थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी में अधिकतम 100 में से, याद रखना, अधिकतम 100 में से प्राप्त अंकों की गणना 25 अंकों के सतत अंतरिक मूल्यांकन। जैसे कि आपको बताया मैंने अभी, ये जो 100 है 100 में से आपके जो 25 मार्क्स हैं ये आपके मिड टर्म और आपकी वाइवा, आपके प्रैक्टिकल, आपके प्रोजेक्ट आधारित हैं। इसके अलावा जो आपके ये 75 नंबर हैं ये आपके जो आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है ये उसका है। 75 अंकों का आपका विश्वविद्यालय बाह्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर की जाएगी, ये याद रखना। 25 नंबर का जो है आपका कॉलेज या कॉलेज लेवल का ये एग्ज़ाम है आपके, इसमें वाइवा भी शामिल है आपका, इसमें आपका प्रोजेक्ट या आपकी जो है असाइनमेंट भी शामिल है। 75 मार्क्स का आपका विश्वविद्यालय द्वारा ली गई परीक्षा जिसे कि आप कह सकते हैं सेमेस्टर की परीक्षा।
इसमें से आपको कुल मिला करके ये 100 होगा और 100 में से आपको यहाँ पर भी 33 का लाना ज़रूरी होगा। आइए और बात करते हैं इसके बारे में हम। मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स पेपर थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी में उत्तीर्ण होने हेतु विश्वविद्यालय की परीक्षा में 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक, ये याद रखना कि आपको इन मुख्य एवं माइनर विषयों में जो है प्रत्येक हर एक पेपर में जो है वो पास होने के लिए जो विश्वविद्यालय द्वारा ली जाएगी परीक्षा, यानी आपके जो सेमेस्टर की परीक्षा है उसमें से 75 में से आपको न्यूनतम 25 अंक यानी 75 का 33% लाने आवश्यक होंगे। आंतरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर के आपको न्यूनतम अंक प्राप्त करने कंपलसरी है, यानी कि आपको 100 में से कुल जो है वो 33 मार्क्स लाने ही हैं पास होने के लिए। और विश्वविद्यालय द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी यानी कि सेमेस्टर वाली, उसमें से आपके 75 का आपको 33% जो है वो लाना कंपलसरी होगा। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर के 25 अंक 75 में से लाना ज़रूरी है पास होने के लिए। आइए आगे बात करते हैं। सह पाठ्यक्रम लघु शोध प्रत्येक कोर्स पेपर थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी में उत्तीर्ण होने हेतु विश्वविद्यालय की परीक्षा में 75 अंकों में से न्यूनतम 30। दोस्तों इसको याद रखना कि अगर आपके पास में कोई सह पाठ्यक्रम लघु शोध विषयों के जो प्रत्येक कोर्स पेपर थ्योरी है, तो आपको इसके थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी में उत्तीर्ण होने हेतु विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 30 अंक यानी कि 75 का जो है आपको 40% लाना यानी कि 30 नंबर लाना ज़रूरी होगा। आंतरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर के 40 अंक प्राप्त करने होंगे, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर आपके पास में कोई रोज़गार परक कोर्स है, आपके पास में कोई वोकेशनल जो है कोर्स आप कर रहे हैं, तो आपको जो है वहाँ पर 100 में से 40 नंबर लाना ज़रूरी है पास होने के लिए। इसके अलावा आप जो है कोई अगर एकेडमिक आपके पास में है BA BSc या BCom, यहाँ पर आपको जो है 33% 100 का लाना ज़रूरी है। आपको 75 में से अगर आपके पास वोकेशनल है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो 75 का 40% लाना कंपलसरी होगा पास होने के लिए। और अगर आप BA BSc या BCom कर रहे हैं तो आपको 75 में से 33% यानी कि 25 लाना कंपलसरी होगा। आइए आगे बात करते हैं। किसी भी कोर्स पेपर के आंतरिक मूल्यांकन में कोई न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि अगर आप आंतरिक यानी कि मिड टर्म जो आपका कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम है, इसमें आपके लिए कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं रखा गया है। उत्तीर्ण प्रतिशत जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के अंदर रखा गया, जो आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है 33% और 40%। इसके अलावा कॉलेज लेवल पर जो आपका आंतरिक मिड टर्म एग्ज़ाम है उसके लिए कोई न्यूनतम मिनिमम जो है क्वालिफाइंग जो है वो परसेंटेज नहीं रखी गई है। यदि किसी, इसको इस तरह समझ लीजिए, यदि किसी विद्यार्थी को आंतरिक मूल्यांकन में 0 अंक या बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 मुख्य एवं माइनर विषयों दोनों में अथवा 40 सह पाठ्यक्रम लघु शोध विषयों में प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आंतरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थित पर भी 0 अंक ही मिलेंगे। अगर आप मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपको वहाँ पर अनुपस्थित दर्शाते हुए 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर आप मिड टर्म में एब्सेंट हैं और आप यूनिवर्सिटी की जो आपकी सेमेस्टर की परीक्षा उसमें आप 33% से या 40% से ज़्यादा अगर लेकर के आते हैं, ये समझ गए होंगे कि 33% जो है वो आपके BA BSc और BCom वालों के लिए है, और जो रोज़गार परक वोकेशनल कोर्सेज हैं उनके लिए जो है वो क्वालिफाइंग जो है वो 40% रखा गया है। याद रखना, अगर आप जो है ये यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में लाते हैं और आपका जो है कॉलेज लेवल पर जो आपकी आंतरिक परीक्षा है, मिड टर्म परीक्षा, इंटरनल एग्ज़ाम है आपके, उसमें आप 0 लाते हैं तो भी आप जो है पास घोषित किए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि आपको जो है अब आपके सेमेस्टर का एग्ज़ाम निमट जाएगा, अब आपको अगली कक्षा में आपको अगली क्लास में कैसे प्रमोट किया जाएगा। आइए बात करते हैं प्रमोशन आपका किस तरह से होगा। विद्यार्थी को वर्तमान में विषम ओड सेमेस्टर से अगले सम इवन सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जाएगा। ये याद रखना, आपको जो है हमेशा ही आपका जो सेमेस्टर फर्स्ट है उससे आपके जो इवन यानी कि सम सेमेस्टर यानी कि सेमेस्टर आपका सेकंड है उसमें आपको प्रोन्नत किया ही जाएगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी रहा हो। इसे इस तरह समझ लीजिए कि आपका अगर सेमेस्टर फर्स्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं
तो भी आपको आपके अगले सेमेस्टर यानी कि सेमेस्टर 2 में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, चाहे आप फेल हों या पास हों। आपको सेकंड सेमेस्टर में पहुंचना बिल्कुल कंपलसरी है। उम्मीद है समझ गए होंगे। वर्तमान में सम सेमेस्टर से अगले विषम सेमेस्टर अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जाएगी। अब ये शर्तें क्या हैं, एक नज़र हम इस पर भी डाल लेते हैं। विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष दोनों सेमेस्टर मिला करके कुल आवश्यक रिक्वायर्ड क्रेडिट्स का न्यूनतम 50% जो आपने जो है दोनों सेमेस्टर में मिला करके कुल आवश्यक जो क्रेडिट्स है उसका आपने न्यूनतम जो है वो 50% जो है पेपर्स थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिला करके उत्तीर्ण कर लिया हो, तथा विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष दोनों सेमेस्टर के मेजर विषयों 3 मुख्य आपके जो हैं वो 3 मुख्य विषय हैं आप जानते हैं, और एक जो है आपका माइनर है, तथा द्वितीय वर्ष में तथा 2 मुख्य विषय तृतीय वर्ष में के सभी पेपर्स थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर के कुल क्रेडिट्स का न्यूनतम 50% के पेपर्स उत्तीर्ण कर लिए हों। 50% क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक की गणना नहीं की जाएगी, जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को जो है वो 27 ही माना जाएगा। दोस्तों ये क्रेडिट्स है इसके बारे में आपको हम दूसरी वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल जो है इसको जो है छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम जो है अगले पॉइंट पर बात करते हैं। द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रोन्नति के लिए प्रथम वर्ष के आवश्यक रिक्वायर्ड 46 क्रेडिट्स के सभी मुख्य माइनर स्किल इत्यादि पेपर्स तथा क्वालिफाइंग पाठ्यक्रम पेपर्स को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। दोस्तों इसे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष यानी कि आप जो है सेकेंड ईयर से जब आप थर्ड ईयर में प्रोन्नति के लिए जाएंगे तो आप प्रथम वर्ष के जो आवश्यक हैं आपके यानी कि आपके जो फर्स्ट ईयर के लिए जो है वो 46 क्रेडिट्स का स्कोर आपको करना ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर किसी की बैक लग जाती है अथवा आपकी जो है जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जो ग्रेडिंग है आपका वो कम है आता है, नंबर आपका कम आता है, कह लीजिए स्कोर कम है, और आप उसको जो है इम्प्रूवमेंट के ज़रिए बढ़ाना चाहते हैं, तब आपको कितनी बार जो है वो मुख्य क्या कहते हैं बैक पेपर अथवा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना होगा। आइए बात करते हैं। आंतरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार हेतु परीक्षा नहीं होगी, ये याद रखना। जो आपका इंटरनल एग्ज़ाम है कॉलेज लेवल का, उसमें आपके लिए कोई बैक पेपर अथवा इम्प्रूवमेंट परीक्षा नहीं होगी। एक बार जो आपने दे दी मिड टर्म वही आपका स्कोर रहेगा, उसमें आपको बदलाव नहीं किया जा सकता है। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा के साथ आंतरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है, किंतु एक विद्यार्थी 2 पूर्ण सेमेस्टर की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा। ये याद रखना, 2 पूर्ण सेमेस्टर की संपूर्ण परीक्षाएं आप एक साथ नहीं दे सकते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। आपका जो है अगर आपके सेमेस्टर में बैक लग जाती है तो आपको जो है अगले वर्ष में जो है आपको जो है अगले सेमेस्टर में वो एग्ज़ाम बैक या इम्प्रूवमेंट आपको कराया जा सकता है। विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार की सुविधा ये याद रखना, सम विषम सेमेस्टर के पेपर्स के लिए सम विषम सेमेस्टर में ही उपलब्ध होगी। इसको समझना कि विद्यार्थी को बैक पेपर सुधार या इम्प्रूवमेंट की सुविधा सम विषम सेमेस्टर के पेपर्स के लिए सम विषम सेमेस्टर में ही उपलब्ध होगी। ये नहीं है कि आपको जो है आपका सम था तो आपको जो है वो सम में ही करना होगा। आगे देखते हैं। विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार इम्प्रूवमेंट हेतु परीक्षा के लिए कोर्स ऑब्लिक पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम वही होगा जो वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है में उपलब्ध होगा। नोट कर लेना। विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार इम्प्रूवमेंट हेतु किसी भी कोर्स पेपर की विश्वविद्यालय बाह्य परीक्षा काल बाधित न हो सके, चाहे कितनी बार भी दे सकता है, किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष में केवल 1 वर्ष पहले से के पेपर के लिए उपलब्ध होगी। अब ये काल बाधित क्या है इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों एक बात और है, ये वाला पॉइंट ये जो पॉइंट नंबर 4.2 है, अगर ये आपकी समझ में ना आया हो तो हमें जो है कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसको हम समझा देंगे कि बैक पेपर अथवा सुधार इम्प्रूवमेंट की सुविधा सम विषम सेमेस्टर के पेपर्स के लिए सम विषम सेमेस्टर में ही उपलब्ध होगी। या तो आप समझ गए होंगे, अगर नहीं आज समझते हैं तो हमसे पूछ लीजिएगा। तो आगे बात करते हैं। विद्यार्थी कालावधि के बारे में बात करते हैं कि कालावधि क्या है। किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम
अवधि 3 वर्ष की होगी। यानी कि आपका जो फर्स्ट ईयर है उसको आप 3 साल में क्लियर कर सकते हैं। किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी। यानी कि आप इस वक्त 2022 में जो है आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं, किसी वजह से आप इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, तब आपको अगले 3 वर्ष तक इस आपको बीए फर्स्ट ईयर के जो है आपको जो है बैक पेपर या सुधार परीक्षा देते हुए इसको क्लियर करना कंपलसरी होगा। यह काल अवधि है। यदि विद्यार्थी सततता में 3 वर्ष की पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम 9 वर्ष मिलेंगे, किंतु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के वर्षों की पढ़ाई पूरे करने के लिए 3 वर्ष प्रति एक वर्ष की पढ़ाई करने के लिए मिलेंगे। तो ये जो है इसके बारे में जो है पहले बताया गया है कि अगर आप जो है अपनी जो है ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है आप बीच में छोड़ देते हैं तब आपको जो है वहाँ पर सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा प्रदान कर दिया जाएगा 1 वर्ष के बाद में। यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो यह आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिलेगा। जब आपको डिग्री पूरी करनी होगी तो आपको पूरे 3 साल का ये कोर्स करना कंपलसरी होगा। दोस्तों ये CGPA की गणना है, इसके बारे में आपको जो है अलग से समझाया जाएगा। तो CGPA के जो प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जाएगा। समतुल्य प्रतिशत CGPA इंटू 9.5, इससे जो है आपका समतुल्य प्रतिशत निकल आएगा। और अब आखिर में बात करते हैं, विद्यार्थी को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी डिवीज़न प्रदान की जाएगी कि आपको जो है फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न जो है वो कितने CGPA पर दिए जाएगी। तो ये जो है आपको बात करते हैं, जो प्रथम श्रेणी होगी वो 6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10 से कम CGPA पर आपको जो है वो फर्स्ट डिवीज़न दी जाएगी। और सेकंड डिवीज़न जो आपकी दी जाएगी वो दी जाएगी 5 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA अगर आपका रहता है तब आपको जो है वो सेकंड डिवीज़न प्रदान की जाएगी। और आपकी जो थर्ड डिवीज़न तृतीय श्रेणी होगी वो आपका अगर स्कोर जो है जो आपका CGPA अगर 4 अथवा उससे अधिक तथा 5 से कम CGPA रहता है तब आपको तृतीय श्रेणी दी जाएगी। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आपको फर्स्ट डिवीज़न जो प्रदान की जाएगी अगर आपका CGPA 6.50 अथवा उससे अधिक रहता है तथा 10 से कम CGPA तब आपको फर्स्ट डिवीज़न। और सेकंड डिवीज़न आपका 5 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA रहता है तब आपकी सेकंड डिवीज़न होगी। और 4 अथवा उससे अधिक तथा 5 से कम अगर आपका CGPA है तब आपको जो है वो थर्ड डिवीज़न प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी ग्रेडिंग प्रणाली सिस्टम। इसमें आपको मैंने हर एक बात समझाने की कोशिश की है कि इसके अंदर आपको कितने जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर आपको करना है, आपकी जो है कितनी CGPA पर जो है आपकी फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न प्रदान की जाएगी। और अगर आपकी जो है बैक लग जाती है तो अब आपको उसको जो है आपको कितने वर्षों के अंदर क्लियर करना होगा। यही सब बातें हमने इस वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपकी ये बात समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। 2 चीज़ें इसके अंदर रह गई हैं कि SGPA एवं CGPA की गणना जो है किस तरह से की जाती है और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इसके बारे में हम आपको अलग से वीडियो बना करके समझाएंगे। वीडियो ज़्यादा तवील हो जाती तो इसलिए इसमें इतना ही। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी साथियों में इस ग्रेडिंग प्रणाली सिस्टम को समझने के लिए जो भी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है सभी के पास शेयर कीजिए। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।